आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, आप इस बात को जानते हैं कि एंजाइम असल में करते क्या हैं। जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं कोशिका के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की क्रिया दर को ये बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। जय हिंद विद्यार्थियों, आज मैं हाजिर हुआ हूं आपके लिए लेकर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एंजाइमेटिक क्रिया की क्रियाविधि। आप सभी लोगों ने यह टॉपिक अपने 11th क्लास की एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जब भी हम एंजाइम की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि हर बार नीट में कम से कम एक क्वेश्चन एंजाइम से जरूर पूछा जाता है। और एंजाइम को जब हम पढ़ते हैं तो एंजाइम के क्रिया की क्रियाविधि को थोड़ा सा समझने में हमें मुश्किलात होती हैं। देखिएगा, आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, आप इस बात को जानते हैं कि एंजाइम असल में करते क्या हैं। जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं कोशिका के अंदर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की क्रिया दर को ये बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं, 10 मिलियन टाइम्स तक इंक्रीज कर देते हैं। किसको? एंजाइम किसी भी रिएक्शन की क्रिया को कितने गुना बढ़ा देते हैं? 10 मिलियन टाइम्स तक इंक्रीज कर देते हैं। जब भी आपको यह पढ़ाया जाता है तो यह भी बताते हैं हम आपको एंजाइम असल में इस काम को कैसे करते हैं। तो एंजाइम इस काम को कैसे करते हैं? एंजाइम किसी भी रिएक्शन की सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। अब सक्रियण ऊर्जा को कैसे घटाते हैं, एक तो बात जानना जरूरी है, लेकिन इस बात को तो हम इस लेक्चर में समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले यह भी समझना जरूरी है कि सक्रियण ऊर्जा असल में होती क्या है। तो देखिएगा, इन सारी बातों को मैं क्लियर कराऊंगा अपने इस लेक्चर में, तो बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ इस लेक्चर में और नीट के लिए एक प्रश्न तैयार करिएगा। तो देखिएगा, बात करता हूं मैं आज आपके सामने। तो मैंने यहां पर एंजाइम की क्रियाविधि को दिखाया है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको सक्रियण ऊर्जा बता रहा हूं। देखिए, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। आपने दो अभिकारक अणुओं को एक टेस्ट ट्यूब में, एक परख नली में डाला, आपने देखा वो रिएक्ट नहीं कर रहे। वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो वास्तविक ऊर्जा स्तर है वो कम है। क्योंकि रिएक्शन करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम देहली ऊर्जा या क्रांतिक ऊर्जा कहते हैं। इनकी वास्तविक ऊर्जा उस ऊर्जा स्तर से कम है, इसीलिए ये रिएक्ट नहीं कर रहे। तो इन अणुओं की इस वास्तविक ऊर्जा को बढ़ाकर उस क्रांतिक ऊर्जा तक पहुंचाने के लिए जो हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसको कई तरह से लोग डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से जो ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक अणुओं के जो ऊर्जा बैरियर हैं, ऊर्जा अवरोधक हैं, उनको तोड़ने के लिए हमें जो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब यहां पर ऊर्जा अवरोधक क्या है वो भी समझ लीजिएगा। यानी जो रिएक्टेंट अणु हैं, जो अभिकारक अणु हैं, उनकी ऊर्जा और जो संक्रमण अवस्था की ऊर्जा होती है, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, इस अंतर को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा अवरोधक। तो इसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। अब देखिएगा, ये एंजाइम्स इस सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता को कम कैसे करते हैं, यही जानना जरूरी है और इसी को हम समझेंगे इस लेक्चर। तो ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, मैंने यहां पर इधर येलो कलर से, पीले कलर से आपको एक रिएक्शन की क्रियाविधि समझाई है जिसमें मैंने कोई एंजाइम उपयोग नहीं किया, और अपने दूसरी तरफ मैंने व्हाइट अक्षरों में जो लिखा हुआ है ये मैंने ये बताया है कि कोई एंजाइम यदि हम डाल दें तो वही जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या परिवर्तन आता है और क्या सुगमता आ जाती है। इन दोनों की चर्चा मैं यहां कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है वो क्रियाविधि समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने दो अभिकारक अणु लिए ए और बी, इनको मैंने एक परख नली में डाला और इनकी क्रिया कराने की कोशिश की, तो मैंने देखा कोई उत्पाद नहीं बन रहा। मैंने जब इनको स्टडी किया, इनका अध्ययन किया, तो पाया कि इनका ऊर्जा स्तर बहुत कम है। मैंने मान लिया यहां पर कि इनकी ऊर्जा का स्तर 2 किलो कैलोरी है। लेकिन ये कब रिएक्ट करेंगे? जब ये अपनी संक्रमण अवस्था में पहुंचेंगे। और संक्रमण अवस्था में ऊर्जा कितनी होती है? देहली ऊर्जा या क्रांतिक ऊर्जा, उसका मान है 10 किलो कैलोरी। ये भी मेरे द्वारा माना गया मान है। यानी इस 10 किलो कैलोरी और 2 किलो कैलोरी बीच का जो अंतर है 8 किलो कैलोरी, यही क्या कहलाता है? ऊर्जा अवरोधक।
और इसी को तोड़ने के लिए हमें जो बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, इसी ऊर्जा को बोलते हैं अपन क्या, सक्रियण ऊर्जा। तो यहां देखिए सक्रियण ऊर्जा कितनी हुई, यहां सक्रियण ऊर्जा होगी 8 किलो कैलोरी, जिसे मुझे बाहर से देना पड़ेगा इस रिएक्शन को कराने के लिए। लेकिन ये रिएक्शन उस क्रिया के वो जो ऊर्जा है उसको कैसे दूंगा वो समझिएगा। तो इस ऊर्जा को देने के लिए मुझे इन अणुओं को गर्म करना पड़ेगा, यानी गर्म करके मैं इनको ऊर्जा प्रदान करूंगा। जैसे गर्म करके मैं इनको डेल्टा एच यानी 8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता हूं, इनका ऊर्जा स्तर हो जाता है 10 किलो कैलोरी, जो कि देहली या क्रांतिक ऊर्जा है। और ये संक्रमण अवस्था में पहुंच जाते हैं और ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, अभिक्रिया कर जाते हैं और इनसे उस उत्पाद का निर्माण हो जाता है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिएगा कि संक्रमण अवस्था में ऐसा क्या होता है जिससे कि ये अणु आपस में क्रिया कर जाते हैं। तो देखिएगा, जितनी भी अभिक्रियाएं इस दुनिया में होती हैं वो अणु अभिक्रिया क्यों करते हैं, उसका जो मूलभूत कारण है वो है स्थायित्व प्रदान करना। अपने आप को स्थायी बनाने के लिए वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। जब भी कोई मॉलिक्यूल अस्थायी होते हैं तो वो आपस में रिएक्ट करके अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अभिक्रिया करते हैं। अब किसी भी अणु का जो स्थायित्व है वो उसकी संरचना और उसके ऊर्जा स्तर पर निर्भर करता है। तो देखिएगा, अभिकारक स्थायी अणु होते हैं और उत्पाद स्थायी अणु होते हैं, लेकिन जब ये संक्रमण अवस्था में पहुंचते हैं तो ये अस्थायी हो जाते हैं। क्यों अस्थायी हो जाते हैं? क्योंकि उनका ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। जो स्थायित्व है वो ऊर्जा स्तर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ता है वैसे वैसे स्थायित्व घट जाता है। तो संक्रमण अवस्था में इनके अंदर कुछ ऐसी अस्थायी संरचनाएं बनती हैं जिससे ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए उस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद को प्राप्त कर जाते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अणुओं की अधिकतम ऊर्जा किस अवस्था में होगी, तो आप बोलोगे संक्रमण अवस्था में। जब ये अणु संक्रमण अवस्था से गुजरते हैं तो उस दौरान इनके अंदर कुछ अस्थायी परिवर्तन आते हैं, इनकी संरचना में कुछ अस्थायी परिवर्तन आते हैं जो उत्पाद में बदलने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो हुई क्रिया बिना किसी एंजाइम के। अब हम बात करते हैं कि यही क्रिया किसी एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो क्या परिवर्तन आता है, ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। फिर मैंने वही ए और बी दो अभिकारक अणुओं को लिया और इनको मैंने रिएक्ट कराने की कोशिश की, तो ये अभिक्रिया नहीं कर रहे, उत्पाद नहीं बन रहा। मैंने इनका अध्ययन किया तो पता चला कि इनका जो ऊर्जा अवरोधक है वो 8 किलो कैलोरी है। इनकी संक्रमण अवस्था में मुझे पहुंचाने के लिए बाहर से इनको 8 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसे मैं क्या बोलूंगा, सक्रियण ऊर्जा। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने इनके साथ में इनका एंजाइम मिला दिया। अब जब एंजाइम मिलाया जाता है तो एंजाइम क्या काम करता है, सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को कम करता है। कैसे, वो समझिएगा। ऐसे कि असल में एंजाइम इन अभिकारक अणुओं को अपने सक्रिय स्थलों पर जोड़ता है। अपन ने पढ़ा हुआ है एंजाइम के ऊपर जो अभिकारक अणु है वो उसके सक्रिय स्थल पर जाकर के जोड़ता है। तो इन अभिकारक अणुओं को वो अपने सक्रिय स्थल पर जोड़ता है। इनके जुड़ने से, इसके बंधने से यहां एक ऊर्जा निर्गत होती है जिसे बोलते हैं बंधन ऊर्जा। वैसे तो बंधन ऊर्जा का मान 1 से 7 किलो कैलोरी पर मोल होता है, लेकिन मैंने यहां पर आपको समझाने के लिए मान लिया है कि बंधन ऊर्जा यहां पर 6 किलो कैलोरी रिलीज हुई, निर्गत हुई। अब यही बंधन ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के रूप में उस अभिक्रिया में काम आ जाएगी। अब अर्थात हुआ क्या, अब यहां पर मुझे बाहर से जो हीट करके, गर्म करके ऊर्जा देनी पड़ेगी, अब वो मुझे 8 किलो कैलोरी नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 6 किलो कैलोरी तो बंधन ऊर्जा के रूप में ही निर्गत हो गई। अब मुझे इन्हें गर्म करके केवल 2 किलो कैलोरी ऊर्जा ही देनी पड़ेगी। अर्थात हुआ क्या, अब ये जो 2 किलो कैलोरी ऊर्जा है पहले बिना एंजाइम के ही कितनी थी, 8 किलो कैलोरी, यानी इस सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को एंजाइम से कम कर दिया। कैसे कम किया? बंधन ऊर्जा निर्गत करके। यही बात आपको जाननी है। तो एंजाइम की उपस्थिति में जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान 8 किलो कैलोरी होने के बजाय सिर्फ कितना रह गया, 2 किलो कैलोरी। अब यहां पर इस बात को समझ लीजिएगा कि एंजाइम असल में ना तो अभिकारक अणुओं की ऊर्जा को कम करते, ना ही उत्पाद की ऊर्जा को परिवर्तित करते। ये सिर्फ क्या काम करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को ही घटाते हैं। अर्थात कोई क्रिया यदि ऊष्मा छेपी है तो वो ऊष्मा छेपी रहेगी, ऊष्मा शोषी है तो ऊष्मा शोषी रहेगी, और यदि वो
क्रिया स्वतः क्रिया है तो वो स्वतः क्रिया रहेगी, यानी ये क्रिया की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करेंगे। ये केवल क्या काम करते हैं, ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिकारक अणुओं को आसानी से उनकी संक्रमण अवस्था में पहुंचा देते हैं। बस ये काम करते हैं एंजाइम, और इस तरह से ये क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जब तक मैं नया लेक्चर लेकर के आता हूं, जय हिंद।